हाय फ्रेंड्स, बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत टाइम से अनसर्टेनिटी चल रही है और आपने देखा होगा तमाम बैंकिंग स्टॉक्स जो है वो चाहे कितना भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, प्रोफेशनली ड्रिवन हो, लेकिन फिर भी अंडर प्रेशर चल रहे हैं काफी टाइम से। आप में से बहुत से लोगों ने बैंकों में इन्वेस्ट कर रखा होगा और साथ में आपको काफी लोगों को रेड कलर देखने को मिल रहा होगा पोर्टफोलियो में, बिकॉज बैंकिंग जो है वो पूरे की पूरी इंडस्ट्री प्रेशर में चल रही है। हो सकता है आपको नुकसान हो रहा हो अपने शेयर्स में और हो सकता है कि आपको उससे परेशानी हो रही हो और आप उन्हें बेचना भी चाह रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको क्या बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में एकदम क्लियर इंसाइट्स की जरूरत है? क्या आप जानना चाहते हैं कि बैंकिंग इंडस्ट्री किस तरह से आने वाले दिनों में परफॉर्म करेगी? क्या अप्स है, क्या डाउन्स है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या थ्रेट्स है, ये सारी चीजों के बारे में एक आसान भाषा में बिल्कुल सिंपल व्यक्ति समझ सके, उसके लिए बैंकिंग इंडस्ट्री का ये वीडियो आपके लिए हाजिर है। पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको उसका फायदा होगा और आप एक समझदार इन्वेस्टर बन पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का सागरनॉमिक्स ऑन बैंकिंग इंडस्ट्री। तो सबसे पहले कि हम बैंकिंग इंडस्ट्री पे बात करें और पीएसयू बैंक्स हो चाहे प्राइवेट बैंक्स हो, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करना शुरू करें। लेकिन सबसे पहले आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करिए। वीडियो को दोस्तों अभी से लाइक कर दीजिए, लाइक बटन नीचे है, क्योंकि बाद में आप ना भूल जाते हो। भूलना नहीं, अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसी रिसर्च बेस्ड वीडियोस मैं आपके लिए इस चैनल पर लाता रहता हूं और आपका उत्साह बढ़ाने से ही मैं वीडियो ला पाऊंगा। अदरवाइज आपका उत्साह नहीं है तो फिर मेरा उत्साह कैसे रहेगा? तो अच्छे वीडियो चाहने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट एनालिसिस। तो बात कर रहे हैं दोस्तों बैंकिंग इंडस्ट्री की। तो अब बैंकिंग इंडस्ट्री में मैं आपको चाहो तो बहुत सारे चार्ट्स दिखा सकता हूं, ट्रेंड्स दिखा सकता हूं, डेटा दिखा सकता हूं, लेकिन वो सब करने के बाद, वो सारे एनालिसिस करने के बाद किस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं, मैं सोचता हूं वो आपसे शेयर करूं ताकि आपका बहुत सारा टाइम भी बचे और आपको क्लैरिटी भी मिल पाए, क्योंकि बाद में भी आपको वहीं पहुंचना है। तो अब इसलिए आसान भाषा से आपको एकदम चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में अभी क्या हो रहा है और आगे होने के क्या चांसेस है। पहले बैंकिंग को समझते हैं। बैंकिंग में बेसिकली हमारे पास क्या है दोस्तों, बैंक का खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है। और जब बैंक की बैलेंस शीट को देखें, जब भी बैंक की बैलेंस शीट को देखें तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहां बैंक की बैलेंस शीट बाकी सारी कंपनीज के बैलेंस शीट से अपोजिट, उल्टी होती है, मतलब डिफरेंट होती है। क्यों होती है? उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि बाकी सबके लिए जो लायबिलिटी है वो बैंक्स के लिए एसेट्स है। आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि जैसे हमने ले लिया, लोन की बात करते हैं। अगर बैंक ने किसी को लोन दिया, ठीक है, तो बैंक, दो सिचुएशन है। एक तो ये कि बैंक ने किसी को लोन दिया, दूसरा ये कि एक व्यक्ति है जो खुद लोन ले रहा है या कोई कंपनी है वो खुद लोन ले रही है। तो जब कोई कंपनी लोन लेती है या जब कोई पर्सन लोन लेता है तो वो इसके लिए क्या बन जाती है? वो बन जाती है लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब दायित्व, कि भाई ये तो देना ही है, ये तो चुकाना है, ये तो बर्डन है, ये तो सिर पे बोझ है, इसको चुकाना है। तो उन सारी कंपनीज के लिए लोन इज a liability in the balance sheet, ठीक है। लेकिन वही लोन अगर कोई बैंक देता है तो बैंक के लिए यह बन जाता है एसेट। क्यों बन जाता है एसेट? बिकॉज बैंक को इस लोन को वापस तो लेना ही है, ये पैसा तो इसके पास आ ही जाएगा, प्लस इसको जो भी 8-10% जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी इसको साथ में मिलेगा। तो अगर 100 रुपए का लोन दिया है तो 110 रुपए बैंक को मिल रहे हैं वापस। तो बैंक का प्रोडक्ट क्या है? लोन है। बाकी सबके लिए प्रोडक्ट मोबाइल फोन हो सकता है, एसी, फ्रिज, टीवी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बैंक जो है उसके लिए लोन इज एन एसेट। तो पहली चीज तो आपको बैंकिंग में ये बिल्कुल क्लियरली पता होनी जरूरी है। जब भी आप इसको एनालाइज करें तो ये बिल्कुल साफ तौर पे समझ के फिर एनालाइज करें, उससे आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी। दूसरी चीज जो है ना वो ये है कि अब बैंक एक्चुअली करता क्या है। तो हम ये देखें कि बैंक में किस किस टाइप के लोग होते हैं और उनमें क्या इंटरेक्शन होता है। तो पहला जो है ना वो है बैंक। दूसरा है इसका जहां से पैसा उठाता है, यानी कि इसका जो लेंडर है। बैंक किससे पैसा ले रहा है? वो है ये, ठीक है। अब ये कौन कौन हो सकते हैं? ये हो सकती है पब्लिक, हो सकती है ये, कुछ और इन्वेस्टर्स हो सकते हैं,
या और भी सोर्सेज हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, आरबीआई हो सकती है, पता नहीं क्या क्या और भी हो सकते हैं ऑप्शन। दूसरा, बैंक का तीसरा पिलर है वो है इसका कंज्यूमर। अब बैंक का कंज्यूमर कौन है? वो हो सकता है कि एक इंडिविजुअल हो, यानी आपके मेरे जैसा व्यक्ति। दूसरा हो सकता है कि वो एक कंपनी हो, फर्म हो, और भी तमाम तरीके के हो सकते हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन कहने का मतलब ये तीन ही कैटेगरीज हैं, ये तीन ही कैटेगरीज है। क्या? एक यहां से ये पैसा उठाता है और फिर यहां ये पैसा देता है। दिस इज हाउ द बैंक वर्क्स। तो अगर मान लीजिए इसने 3-4% पे पैसा उठाया है और इसने कंज्यूमर को मान लीजिए 9% पे दे दिया है, ठीक है, तो इसको क्या बच गया? इसका जो बीच में प्रॉफिट मार्जिन है 5% बच गया। इसको आप NIM बोलते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, आफ्टर अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन। आई एम जस्ट गिविंग ए रफ आइडिया, ठीक है। तो दिस इज द कमाई ऑफ द बैंक, यही कमाई होती है बैंक की। अब बैंक की कोशिश क्या रहती है? बैंक की कोशिश हमेशा ये रहती है कि इसको कम करें और इसको बढ़ाएं, क्योंकि जब इसको कम करेंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसको बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, तो अगेन प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये दोनों तरफ कोशिश करता है बैंक। अब होता क्या है, बैंक जो है वो कोशिश करता है कि अब कॉस्ट को कैसे कम करेगा। उसको कम करने के लिए उसे पब्लिक को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लो उससे पैसा उठाना पड़ेगा। तो आज अगर आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं, बैंक मान लीजिए आपको 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है और FD पर वो मान लीजिए 6% दे रहा है, तो बैंक चाहेगा कि आप डिपॉजिट पे रखें उसे, मतलब सिंपल सेविंग बैंक अकाउंट में खूब सारा पैसा रखें। थोड़ा सा FD करेंगे तो FD पे क्या होगा कि इसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो वो इतना एनकरेज आपको नहीं करेगा। तीसरा सबसे ज्यादा कहां करेगा? ये करेगा कॉर्पोरेट्स पे। तीसरी कैटेगरी क्या है? कॉर्पोरेट्स। अब ये कॉर्पोरेट्स कौन है? ये वो है जिन्होंने अपना करंट अकाउंट खोल रखा है बैंक में। क्या खोल रखा है? करंट अकाउंट। तो बैंक इन तीनों चारों कैटेगरी में सबसे ज्यादा फोकस करेगा कॉर्पोरेट पे। क्यों? क्योंकि जो करंट अकाउंट है उस पे उसे इंटरेस्ट देना ही नहीं है, मतलब करंट अकाउंट जो बिजनेसेस यूज करते हैं उस पे उसे देना ही नहीं है। तो ये बैंक के लिए फ्री का पैसा है, बैंक के लिए ऑलमोस्ट फ्री का पैसा है। इसीलिए बैंक हमेशा कॉर्पोरेट्स को ज्यादा जोड़ने की कोशिश करता रहता है। अब आप समझ गए, ये वजह है। तो जिस बैंक का, अब ध्यान से सुनिएगा, जिस बैंक के करंट अकाउंट का रेशियो ज्यादा है, जिसे आप कासा बोलते हैं, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स, तो जिसमें करंट अकाउंट की संख्या ज्यादा है वो बैंक आने वाले समय में ग्रो करेगा। और जिसका करंट अकाउंट की जगह सेविंग अकाउंट ज्यादा है, करंट अकाउंट्स कम है, वो बैंक परेशान होता रहेगा। क्यों होता रहेगा? क्योंकि अब वो पैसा ले तो कैसे ले। अब आप ये समझिए, मान लीजिए बैंक है और वो एक लेंडर से पैसा लेना चाह रहा है। अब लेंडर कौन है? रिटेल इन्वेस्टर या पब्लिक है। तो ये कहेगा कि हमारे यहां अकाउंट खुलाओ। तो अकाउंट खुलवाने पे जब पब्लिक को ये पुश करेगा तो पब्लिक क्यों अकाउंट खुलवाएगी? तब खुलवाएगी जब इसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक से मिलेगी। जब बैंक अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देगा तो बैंक का मार्जिन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो बैंक कोशिश करेगा कम से कम पैसे के अंदर आपको पैसा इकट्ठा करना, यानी कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा इकट्ठा करना। अब पब्लिक को जब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी तो वो वहां क्यों जमा करवाएंगे? आज आप ICICI, HDFC या किसी बैंक में देखेंगे तो सबसे पहले आप यही तो देखेंगे कि आपको यहां पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। जो बैंक कम इंटरेस्ट देगा आप वहां डिपॉजिट कैसे करेंगे? जब डिपॉजिट नहीं करेंगे तो डिपॉजिट कम होने की वजह से लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आएगी बैंक को। बैंक के पास में पैसा ही नहीं होगा। जब पैसा नहीं होगा तो बैंक कॉर्पोरेट्स को लोन कहां से देगा? And that is exactly happening in Indian banking sector as of now. यही हो रहा है आज की तारीख में। आपने अगर देखा हो तो यही सिचुएशन आपको सब जगह होती हुई इंडियन बैंकिंग सिस्टम में नजर आएगी। अब इसलिए कुछ बैंक्स ऐसे हैं, आप रिसर्च करिएगा और देखिएगा, थोड़ा सा आप भी थोड़ा टाइम लगाएंगे तो आपको पकड़ में आ जाएंगे वो बैंक्स जिनका कासा रेशियो अच्छा है, यानी जो करंट अकाउंट कंपोनेंट ज्यादा अच्छा है, यानी वो लगभग फ्री में बैंक पैसा ला रहे हैं और उस पर 9-10%, 15% जो भी है उतना उनकी जो कमाई हो रही है, दैट इज एब्सोल्युटली देयर ओन कमाई, तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो ऐसे बैंक राइज कर जाएंगे। लेकिन जो बैंक पूरी तरह से डिपॉजिटर्स पर डिपेंडेंट है वो राइज नहीं करेंगे। तो यहां आपको क्लियरली बैंकिंग इंडस्ट्री में किस तरीके की चीज चैलेंजेस है वो समझ में आ रहा होगा। अब इस समय पे बैंकों के पास में जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है उसकी प्रॉब्लम चल रही है। यानी बैंक लोन देने के लिए तो डिमांड है मार्केट के अंदर कि अब लोन तो हर किसी को चाहिए,
किसी को मोबाइल फोन के लिए चाहिए, किसी को ट्रैक्टर के लिए चाहिए, किसी को कार के लिए चाहिए, किसी को घर के लिए चाहिए। लोन लेने के लिए सब लोग तैयार खड़े हैं, लेकिन बैंकों के पास पैसा ही नहीं है। जब पैसा नहीं है तो बैंक लोन कहां से देंगे? अब इसके लिए इन्होंने कई कई तरीके निकाले। इसी में एक तरीका है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रेपो रेट है उसको डाउन कर दिया और उस वजह से एडिशनल लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में चली गई, तो उससे उनको थोड़ा सा और पैसा मिल जाएगा। या फिर ये कासा रेशियो को बढ़ाएंगे तो उससे वो और पैसा ले आएंगे, या फिर ये फॉरेन से फंड्स को इकट्ठा करेंगे जहां से इनको सस्ते रेट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कॉस्ट ऑफ जो डिपॉजिट है वो सस्ते में मिल जाए, पैसा इनका सस्ते में आ जाए, जिससे कि ये लोन लेने वालों को लोन दे सके। तो आप समझ गए, बैंकिंग इंडस्ट्री इस समय पे लिक्विडिटी क्रंच से गुजर रही है। और लिक्विडिटी यानी कि इनके हाथ में तरलता, यानी कि इनके हाथ में कैश पैसा जब तक नहीं होगा तब तक इनको प्रॉब्लम आती रहेगी। और आपने देखा कि ये इन दिनों में पिछले काफी टाइम से जो सेबी है और जो जितने भी रेगुलेटर्स वगैरह है, उन्होंने भी दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं उन पे टैरिफ, मतलब जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं, वैसे ही जो हमारे रेगुलेटर है, चाहे सेबी हो चाहे कोई, वो भी इन्वेस्टर्स खासतौर पे जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे और ये जो भी डेरिवेटिव्स वगैरह में ट्रेडिंग करते थे, उन सबको पुश करने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि सेबी भी चाहती है कि रिजर्व बैंक बैंकों में पैसा डालें लोग, लेकिन अगर आज आपको बैंक में 3% का रिटर्न मिलेगा और मान लीजिए आप इक्विटी के अंदर आपको 40% का रिटर्न मिलेगा, तो आप कहोगे मैं क्या बेवकूफ हूं जो यहां की बजाय यहां पैसा डालूंगा बैंक के अंदर। अब क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ने देखा कि स्टॉक मार्केट में पैसा डाल करके लोग ज्यादा अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो बैंकों को लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या करो, इनको जो स्टॉक मार्केट में है लोग, उनको डिस्करेज करो, उनको थोड़ा सा उनका उत्साह कम करो, उनको परेशानी थोड़ी सी उनको डिफिकल्ट बना दो उनकी लाइफ, जिससे क्या होगा कि ले दे करके इनको वापस बैंकों की तरफ लौटना पड़ेगा और उससे वापस साइकिल शुरू हो जाएगा। तो लेकिन अब इसका नुकसान ये होगा कि अगर ऐसा होना शुरू भी हो गया एक्चुअली कुछ हद तक, उसका नुकसान ये है कि इंडिया की जो इक्विटीज है वो डाउन होनी शुरू हो गई है। स्टॉक मार्केट लगातार गिर रहा है और उसकी वजह एफआईआईज नहीं है, सिर्फ एफआईआई एक वजह, ये तो निश्चित रूप से तो है, लेकिन इसके अलावा ये जो मैंने आपको समझाया ये भी एक वजह है। आने वाले टाइम में क्या हो सकता है? आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि एफआईआईज को ज्यादा पार्टिसिपेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हमारे देश के जो रेगुलेटर्स हैं वो ज्यादा इजी प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाएं। अभी भी बात चल रही कि एफपीआईज और एफआईआईज को दोनों को एक लेवल पे लाया जाए, तो अगर वो चीज होती है तो फॉरेन फंड्स वापस इंडिया में आने शुरू हो सकते हैं। और यहां मैं ये आपको कह दूं कि ऐसा नहीं है कि एफआईआईज इंडिया से चले गए हैं, ये और ध्यान रखिएगा, आपको पता नहीं पता है कि नहीं है, लेकिन एफआईआईज जो है वो इंडिया से गए नहीं है, उन्होंने अपनी कैपिटल को इक्विटी मार्केट से निकाल के डेट मार्केट में शिफ्ट कर दिया है। यानी वो डेट में वो पैसा जो इक्विटी था वहां से निकाला और डेट में उन्होंने डाला, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम स्टॉक मार्केट लगातार गिरता चला गया। तो जैसे ही इक्विटी में उनकी लाइफ आसान होगी, दे विल कम बैक टू दैट। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, डेट में एक लेवल तक वो कमा सकते हैं, बट इक्विटी में देयर इज नो लिमिट, और इसलिए उस अपॉर्चुनिटी को वो छोड़ना नहीं चाहेंगे। इसलिए जैसे ही चीजें फेवरेबल होगी तो वो यहां पर आना शुरू कर देंगे। तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि बैंकिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, एफआईआईज तो थोड़ा ऑफ द ट्रैक चले गए हम लोग, लेकिन अगर हम बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो बैंक्स में हमारे सामने चैलेंजेस क्या है? पहला चैलेंज है लिक्विडिटी चैलेंज। तो इसकी वजह से क्या है, यानी कि इनको पैसा सस्ते में नहीं मिल रहा, तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या है कि इनको बैंक्स को अभी प्रोफेशनलिज्म और जो थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, टेक्निकली अपग्रेड करना पड़ेगा, साथ में इनको थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होना पड़ेगा, यानी कि इनको कहीं ना कहीं अपने आप को अकोमोडेटिव करना पड़ेगा। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट क्या है? पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इंडिया में बहुत ज्यादा डिमांड है। वी हैव 145 करोड़ प्लस पीपल, सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड। तो हमारी हाउसिंग सेक्टर, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ठीक है, हमारी एग्रीकल्चर, हमारे और तमाम रोड ट्रांसपोर्ट, ये सब में पैसे की जरूरत है। और इसलिए बैंकों को डिमांड की, यानी लोन की प्रॉब्लम नहीं है कि भाई डिमांड नहीं है, ऐसा नहीं है, लोन तो सबको चाहिए, तो बैंकों का प्रोडक्ट तो बिकता रहेगा। अगर ये लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को किसी तरह सॉल्व कर लेते हैं, जिसके लिए आरबीआई ने कदम उठाए हैं, तो जो बैंक आसानी से कर पाएगा वो इस लोन ग्रोथ का फायदा जरूर उठा पाएगा। तो कहां नजर रखनी है? ऐसे बैंकों में जिनका कासा रेशियो ज्यादा अच्छा है, यानी करंट अकाउंट की संख्या ज्यादा है। मिल जाएगी, रिसर्च करेंगे तो आप कहोगे तो इस पे एक अलग वीडियो भी बना देंगे। दूसरी बात, ऐसे बैंक जो प्रोफेशनली ड्रिवन है,
प्रोफेशनली मतलब कि जिनके अंदर सब चीजें सिस्टमेटिकली चलती है। एचडीएफसी बैंक एक एग्जांपल है, और ऐसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया, और भी बैंक है जहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू आसानी से देखने को नहीं मिलता है। यानी जो बैंक ईमानदार है और सारी चीजों को सिस्टम से कर रहे हैं, उनको जल्दी रिकवरी आने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि उनको उस चीज का फायदा मिलेगा कि वो एक प्रोफेशनली ड्रिवन है। ऐसे में आपको बेईमान बैंकों से दूर रहने की जरूरत है, खासतौर पे ऐसे बैंक जो डेटा को उल्टा सीधा करके छिपाते हैं। आपको पता है, इंडसइंड बैंक ने कुछ टाइम पहले किया था कि वो डेरिवेटिव्स के से रिलेटेड डेटा को फर्ज कर गए, उसको गलत तरीके से रिपोर्ट किया उन्होंने, और उसकी वजह से काफी स्टॉक को नुकसान हुआ। तो जो ईमानदार बैंक है, प्रोफेशनली ड्रिवन है, और जिनका कासा रेशियो अच्छा है, उन बैंक्स को आपको अपनी नजर में रखना होगा। लॉन्ग टर्म में बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया मस्ट ग्रो, दिस इज रियली वेल, बिकॉज बैंकिंग इंडस्ट्री इकोनॉमी का डायरेक्ट इंपैक्ट को दिखाती है। तो लॉन्ग टर्म में द ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू बी वेरी हाई। ओनली थिंग इज एट प्रेजेंट जो मैंने आपको बताया उस सिनेरियो को ध्यान में रख के, दिमाग में रख करके फिर बैंक्स को आप देखेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। सो दोस्तों, किसी पर्टिकुलर एक बैंक के बारे में मैं नाम बता दूं, कर दूं, वो झंझट तो खत्म हो गया। अब आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए चीजों को सीखना जरूरी है। मेरी कोशिश है कि मैं आपको आसान भाषा में वो चीजें सिखाने की कोशिश करूं जिसमें बहुत ज्यादा डेटा एनालिटिक्स वगैरह की जरूरत ना पड़े। तो अगर आपको थोड़ा सा भी 1% भी मेरी बात समझ में आई तो वीडियो को तुरंत लाइक करिए अभी से, और सारे दोस्तों को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे शेयर कीजिए। नीचे शेयर बटन है, ठीक है, उसको क्लिक करके सबको शेयर करिए। आप उत्साह बढ़ाएंगे तो मैं आपके लिए और रिसर्च करके शेयर करूंगा, आप नहीं बढ़ाएंगे तो फिर मैं भी आपको जय सिया राम बोलूंगा। दूसरी चीज कि आप अगर चीजों को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो दोस्तों, एक 10वीं क्लास का बच्चा भी किस तरह से इन्वेस्टमेंट को गहराई से समझ सके और अपनी इन्वेस्टमेंट कॉल ले सके, उसके लिए मैंने बहुत आसान कोर्सेज डिजाइन किए हैं। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारी वेबसाइट पे जाइए, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, वैल्यू इन्वेस्टिंग, मनी मैनेजमेंट और भी एडवांस तरीके के कोर्सेज सारे आपको वहां मिल जाएंगे। जाइए, सीखिए और एक समझदार इन्वेस्टर बनिए। और जो लोग पैसा नहीं लगाना चाहते उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि मैंने फ्री में भी कुछ कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल करवाई है, ताकि आप खुद सीखें और खुद अपनी डिसीजन लेके एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सके। तो आज ही डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें क्लिक करके ट्राई जरूर करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतने प्यार के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।